नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में देश का अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि सरकार का ध्यान देश के हर वर्ग को साधने का होगा और अंतरिम बजट में नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को पेश किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन को लेकर के कोई दिक्कत ना हो और इकोनॉमी पर भरोसा बना रहे। एक तरफ जहां सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ देश की जनता की निगाहें भी सरकार के इस आखिरी बजट पर टिकी होंगी। इसमें किसान से लेकर के व्यापारी, नौकरी पेशा बजट पर नजरें टिकाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि चुनावी साल में सरकार के अंतरिम बजट को कैसे देखा जाए। ये बजट कैसा रहेगा? क्या टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? किसानों के लिए बजट में क्या खास रह सकता है और बजट में व्यापारी और युवाओं के लिए क्या खास रहेगा? आज हम भी इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। महंगाई को कम करे और हमारे जो सिलेंडर हैं घरेलू उपयोग में हो रहे हैं तो उनकी महंगाई को भी कम करे और हमारी दाल सब्जियों में उसकी महंगाई को भी कम करे। देखो, महंगाई कोरोना के बाद काफ़ी बजट बिगड़ा है, तो मैं सरकार से वैसे ये उम्मीद करूंगी कि आजकल महिलाएं हैं, पहले से ही महिलाओं पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महिलाएं बाहर निकलती हैं, अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं, आज भी वो फ्रीडम नहीं है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि वो महिलाओं के लिए परिवहन या ऐसे साधन बनाएं जिससे कि वो बेफिक्र होकर घर से बाहर निकल सके। रसोई नहीं चल पाती है, घर नहीं चल पाता है, बच्चों की एजुकेशन है, सब कुछ है सर। उसमें देखते हुए यही कहूँगी कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, दालें इतनी महंगी है, सब्जियां इतनी महंगी है, कहाँ से कहाँ तक दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे यही अब कहूँगी कि सरकार इस महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करे। हम ये मांग करते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिस्टम, ये सेवाएं हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उपलब्ध कराई जाए। तो हम बजट में यही आशा करेंगे कि बजट अच्छा है। महंगाई की तराई हो रही है, हम महंगाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल के दाम 8 से 10 रुपये डाउन करने जा रहे हैं, लेकिन ये सुनते सुनते हमें 6 महीने हो गए, लेकिन पेट्रोल का दाम आज तक डाउन नहीं हुआ, जबकि क्रूड ऑयल का दाम बहुत नीचे चल रहा है। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हमें महंगाई से राहत दिलाई जाए। हम चाहते हैं सरकार हमारे बजट में जो जीएसटी है 18% लगता है, महंगाई ज्यादा होने के कारण कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदने में आजकल असमर्थ होता है। तो इस हमारी मांग ये है सरकार से, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों पे जीएसटी थोड़ा कम करे सरकार, ताकि आम आदमी भी ये इलेक्ट्रिक खरीदने में अपनी भूमिका निभा सके। तो सुना आपने, जो लोग हैं वो किस तरह से इस बार के बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं। हालांकि अमूमन बजट से इसी प्रकार की उम्मीदें लोगों को रहती हैं, क्योंकि लोग महंगाई से राहत चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि उनको सहूलियत के तौर पर जब बजट का पिटारा खुले तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। अब देखिए, कल जो बजट पेश होगा उसमें क्या खास हो सकता है, आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं। देखिए, अब अंतरिम बजट है, इसलिए कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद अभी फिलहाल की जा रही है। महिलाओं के लिए घोषणा हो सकती है, इस पर उम्मीद है। किसानों के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है कल के बजट में, इसकी भी संभावना है और ऐसा संभव है। युवाओं के लिए भी सरकार घोषणा कर सकती है। तो कल जो अंतरिम बजट पेश होगा उसमें इन वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। गरीबों के लिए भी देखिए योजनाएं प्रस्तावित हैं। संभव है कि कल गरीबों के लिए भी कुछ योजनाएं या इस तरह की कोई चीज़ जिसका ऐलान सरकार करे। तो सरकार अपने आखिरी साल में बजट पेश करती है। अंतरिम बजट क्या है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और उसके बाद नई सरकार जब आएगी तो फिर वो अपना जो पूर्णकालिक बजट है वो पेश करेगी। ये एक स्थायी बजट होता है अंतरिम बजट, और आखिरी बजट की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका होती है। ये भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अंतरिम बजट है ये। बजट में कुछ ही महीनों का कवर या कुछ ही महीनों को कवर किया जाता है इस अंतरिम बजट में, क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार जो बनेगी वही पूर्ण बजट को पेश करेगी। तो ये अंतरिम बजट है, क्योंकि इसके बाद सीधे आप देखेंगे कि अब जो चुनाव है उसमें सरकार जाएगी और चुनाव के बाद जो भी सत्ता में सरकार आएगी वो अपना स्थायी बजट पेश करेगी। तो इसलिए ये अंतरिम बजट इसको कहा जाता है, या अंतरिम बजट। और आखिरी बजट में आप हमेशा देखते हैं कि कुछ इस तरह की घोषणाएं, कुछ इस तरह के वायदे ज़रूर होते हैं जिससे जो जनता है उसको राहत भी मिले, और साथ ही साथ चूँकि चुनावी माहौल में इसके बाद आप सीधे जाते हैं तो एक संदेश चुनावी तौर पर भी रहता है। हालांकि अब देखना यह है कि कल बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ये बजट पेश करती हैं तो फोकस किन बातों पर रहता है।
आय व्यय का जो लेखा जोखा रखा जाएगा उसमें क्या कुछ रहेगा, और क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, टैक्स के स्लैब में किसी तरह की कोई छूट या बदलाव। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर अमूमन सबकी निगाहें होती हैं, और इस बार भी कमोबेश कुछ वैसी ही स्थिति और वैसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीदें लोगों की हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा, अब इसके लिए तो कल तक का इंतज़ार करना होगा। हालांकि देखना यह है कि मौजूदा जो समय वैश्विक परिदृश्य है उसमें भारत की स्थिति, भारत की वित्तीय स्थिति और उसको ध्यान में रखते हुए ये जो बजट बनाया गया होगा वो किस प्रकार का रहेगा, और क्या उसमें सभी वर्गों के लिए कुछ खास या कुछ बड़ा रहेगा। आज पूरा देश और सबकी निगाहें इसी पर हैं कि कल जो बजट पेश होगा उसमें आखिर क्या अहम रहने वाला है, क्योंकि बजट से पहले उम्मीदें बहुत होती हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़ी मिलीजुली सी होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बजट में उनका ख्याल रखा गया है, और उसके बाद सही मायनों में जो बजट जिन उद्देश्य के साथ को प्रस्तुत किया जाता है, जिस परिकल्पना के साथ जिस बजट को लाया जाता है उसमें वो कितना सफल होता है, वो भी आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वही जो सरकार का पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा है जो पहले रखा जाएगा, जिसको खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ेंगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चूंकि ये एक तरीके का आप ये कह रहे हैं अंतरिम बजट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है या नई सरकार जब तक चुनाव के बाद नहीं आती है तब तक के लिए ये व्यवस्था होती है, तो कुछ महीने इसमें बीच के जो चुनाव वाले होते हैं उनको कवर किया जाता है, तो उन महीनों में किसी तरह का इसका जो असर है वो अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, और इसलिए अंतरिम बजट की ये व्यवस्था है। और वही अंतरिम बजट है, और उसके बाद चुनावी आचार संहिता आप देखेंगे लगेगी, और उसके बाद सीधे देश आम चुनावों में जाएगा, और नई सरकार के लिए एक बार फिर से जो वोट है वो आम जनता करने वाली है। तो इसलिए चूंकि सीधे चुनाव में इस बजट के बाद सरकार को भी जाना है, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ये जो बजट है वो बनाया गया होगा। अब देखना ये है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है। उम्मीदें किसानों को भी हैं, उम्मीदें महिलाओं को भी हैं, उम्मीदें युवाओं को भी हैं, लेकिन उन उम्मीदों पे कितना ये बजट खरा उतरेगा, आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि खास क्या रहेगा, फोकस क्या हो सकता है, कुछ की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इस बजट के, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे बड़ी घोषणाएं हैं जो ऐलान है वो इस बजट में किए जा सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे और कल का ये जो बजट पेश होगा उसमें क्या खास रहने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अजय सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अजय सिंघल जी स्वागत है आपका चर्चा में। संजय काकरालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्योगपति हैं आप। संजय काकरालिया जी आपका स्वागत। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी आपका स्वागत। और सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी आपका भी स्वागत है। विधु जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल बजट पेश होना है, देश का आम बजट, हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह इस बार भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से कि उनके लिए कुछ हो सकता है, इस बजट में कुछ खास व्यवस्था हो सकती है। कल के इस बजट को क्या देखें और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकलने वाला है, क्या सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, कैसे देखा जाए? आयुष जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से 2014 में सरकार आई है, बजट दर बजट हमने जिस प्रकार से कंटिन्यूटी, एक वर्क इन प्रोग्रेस जो हमने दिखाया है अपने आप में, किस प्रकार से जब हम 2014 में आए थे तब हम जो विश्व की रेटिंग एजेंसीज थी, मूडी एक एजेंसी थी, उसने हमें फ्रेजाइल 5 में, यानी दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई 5 इकोनॉमी में से एक रखा था, और वहां से बढ़कर आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली 5 इकोनॉमी में हम उसी एजेंसी द्वारा रखे गए हैं। तो अपने आप इतना लंबा हमने सफर एक तय किया है। आज जब हमारी जीडीपी की बात करते हैं, आज हमारी जीडीपी जो है चाइना से, यूएस से, जर्मनी से, जापान से तेजी से बढ़ रही है। और याद करें किस प्रकार से हमसे पूर्ववर्ती जो सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, उसमें चीन से आधी जीडीपी रहा करती थी हमारी। आज आईएमएफ जो है वो हमारे लिए जो एक्सपेक्ट करता है साल दर साल, जो है हमारे फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करता है, उसको खुद अपनी ग्रोथ को पॉजिटिवली रिवाइज करना पड़ता है। मसलन 5.8% उन्होंने इन फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा था, लेकिन बाद में खुद को सुधार करते हुए 6.7 उन्हें हमारी ग्रोथ रेट करना पड़ा। देखिए, ग्लोबल रिसेशन को किस प्रकार से हमने काउंटर किया है,
और अपने यहाँ पर उसके इफेक्ट्स को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। ये देश के अंदर इकोनॉमी अपने आप में है। किस प्रकार से जब नोटबंदी हुई थी जिस समय, उस समय विपक्ष चिल्लाया करता था, लाख पूछा करता था। आज दुनिया में सबसे अधिक अगर जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो 89.5 बिलियन यूएस डॉलर का हम जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। मोबाइल का सबसे बड़ा इंपोर्टर जो था भारत हुआ करता था, आज दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पर हम जो है मोबाइल के एक्सपोर्टर हो चुके हैं, और ये रिकॉर्ड है। ऑटोमोबाइल के हम जिस प्रकार से मैन्युफैक्चर यहाँ करके एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने बूम पर है। एक सुई भी नहीं बना करती थी आयुषी, एक सुई भी ऐसी नहीं थी जो हम डिफेंस सेक्टर की, हम डिफेंस के एक्सपोर्ट किया करते थे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने के बाद बात कर रहे हैं, 71,000 के करीब जो है सेंसेक्स जा चुका है, और किस प्रकार से जो है आज हम हर प्रकार से हर सूचांक में बेहतर कर पा रहे हैं। चाहे बात हो हाउसिंग फाइनेंस की बात हो, चाहे बात हो हमारी। देखिए विदुर रावल जी, जब आप लोग इन सारी बातों को बताते हैं या इन उपलब्धियों को गिनवाते हैं, तो विपक्ष के तौर पर जब हम लोग देखते हैं तो उनका ये कहना है कि आप लोग ये एक गुडी इमेज तो जरूर प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन असल में गरीब को आप और गरीब कर रहे हैं, लोगों के हाथों में पैसा नहीं आप देते हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, और इसलिए इस बजट से भी उनको कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोग कुछ भी बड़ा उनके लिए कुछ करने वाले हैं। इस रिएक्शंस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये इस प्रकार का विपक्ष का विलाप करना बिल्कुल नाजायज है। क्यों है? क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, और जब मैं जीडीपी के रिस्पेक्ट में उस पर कैपिटा इनकम को रखता हूं, तो 2014 में जब हम आए थे तो $1560 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति थे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 2491 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति, यानी 63% के इंक्रीज के साथ कर रहे हैं। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मोदी शासन के दौरान, मोदी राज के दौरान जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। जो लोग बड़े बड़े नारे दिया करते थे, जो लोग रिटोरिक्स दिया करते थे, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो बताएं उनके राज में कितने करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। इकोनॉमिक साइज की बात करें तो वो हमने लगभग डबल कर लिया। 11वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे दुनिया के रिस्पेक्ट में। आज हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं, और बहुत जल्दी हम तीसरी। आपने कहा कि वो बताएं, तो मैं पूछता हूं, सुरेश रोड जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश रोड जी, एक तो कल आम बजट पेश होना है, इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या कुछ उम्मीद आपको लगता है कि कल राहत के तौर पर किसी को कुछ मिलेगा? आयुष जी, सबसे पहले तो आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन रहा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने पार्लियामेंट में एक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सही अभिभाषण किया, क्योंकि पार्लियामेंट के उद्घाटन पर तो उनको इनवाइट नहीं किया गया था। जिस सम्मान की वो हकदार थी वो उन्हें नहीं दिया गया था। कांग्रेस पार्टी आज चाहे संवैधानिक अधिकारों के कारण मजबूरी बस ही सही नरेंद्र मोदी जी ने उनको अभिभाषण के लिए आमंत्रित करना पड़ा। जी, तो इसके लिए हम 2 सेशंस हो चुके हैं, और दोनों बार राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया है। प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी, 14 में क्या छोड़ के गए आपके। हम हरियाणा से संबंध रखते हैं प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपके जन संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के बता देते हैं। जैसे कभी भगत सिंह जी ने अंग्रेजों के सामने नारा लगाया था, मनोहर लाल खट्टर की एक सभा में ऐसे ही युवा नारे लगाते दिखाई दिए। महिलाओं के आपने बात की, महिलाओं ने अपना दुपट्टा उनके आगे रख दिया कि आप उसको शर्म कीजिएगा। तो ये सारी बातें, अगर मैं बजट की बात करूं, ये तो मैं इनके अनुसार चल रहा हूं जैसे ये चल रहे थे। अगर मैं बजट की बात करूं, जो आंकड़े हैं वो इनकी अपनी एजेंसी रही होगी जो बता रही है। 14 में दुनिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़ा कोई अर्थशास्त्री नहीं हुआ, और 14 में जब उन्होंने देश को इनको सौंपा था तो वो सोने की चिड़िया के बराबर का देश था। आज हम गरीब की, आप अपनी बारी में बोलिएगा प्रोफेसर। चलिए विदुर रावल जी, एक सेकंड सुन लेते हैं, सुरेश जी की बात को सुन लेते हैं, ठीक है? आप मेरी सच्चाई भी नहीं सुन पाए, और मैंने आपके को बड़े ठीक है, एक सेकंड, मेरी एजेंसी नहीं है ये। आप अपनी बारी में बोलिए ना। मैं ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है ना विदुर रावल जी, अगर उनको मूडीज या जो एजेंसीज आप कोट कर रहे हैं या IMF जैसे संस्थाएं आपकी लगती तो और अच्छी बात है। ठीक है, रोड साहब। मैं कंटिन्यू करता हूं। किसानों की आय दुगनी करने की बात 2014 के चुनाव से पहले माननीय आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की जनसभाओं में की थी।
मैं बीजेपी के प्रवक्ता साथी से जानना चाहता हूं, क्या इस अंतिम बजट पेश करने तक, जो अंतरिम बजट पेश करने जा रहे हैं कल, सरकार का एक तरह से समापन होने जा रहा है, 10 साल ही हो गए डबल सरकार का और डबल इंजन की सरकार का, तो क्या ये आय दुगनी कर पाए या नहीं कर पाए, इसके बारे में, अगर नहीं कर पाए तो हमें भी पता है, प्रदेशवासियों को भी पता है, ये क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में आज स्पष्टीकरण होना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण की इन्होंने बात की थी, लेकिन वो 2029 में लागू होगा। जवानों के लिए इन्होंने हिंदुस्तान की फौज को ही ठेके पर दे दिया। अग्निपथ के विरोध में आज हमने, राहुल गांधी जी ने आज से लेकर 20 मार्च तक जय जवान के नाम से एक कैंपेन चलाने का वादा किया है। हम चाहते हैं कि 1.5 लाख युवा जो फौज में भर्ती हुए थे, उनकी आज तक ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, उनको तुरंत से ज्वाइनिंग कराई जाए, उनकी नौकरी को स्थायी किया जाए और उनकी 6 महीने की जगह पूरे 2 साल की पहले की तरह ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो दुश्मन के सामने हर तरीके से उसका सामना कर पाए। तीसरी बात, अगर हम करें बेरोजगारी की, 2 करोड़ रोजगारों की बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, क्या ये 2 करोड़ रोजगार दे पाए हैं? अगर नहीं दे पाए तो इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर ये बात करते हैं गरीबी की और अमीरी की खाई की, जो ये कहते हैं ना विकास हुआ है, इस 10 साल में इस इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को हम, चलिए रोड साहब, मुझे लग रहा म्यूट हो गए आप, आपकी आवाज आनी बंद हो गई। ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं संजय काकरिया जी का भी रुख कर लेता हूं। संजय काकरिया जी, क्योंकि आप लोग बड़े महत्वपूर्ण कड़ी हैं, अगर हम लोग पूरे इस व्यवस्था को देखें, बनाने शुरू कर दिए। अगर आप डिफेंस के यहीं पर आइटम बना रहे हैं तो आपने राफेल घोटाला क्यों किया? ठीक है, रोड साहब, ठीक है, आपने जो सवाल उठाए, मुझे लगता है विधु रावल जी ने वो नोट कर लिया, मैं उसका जवाब ले लूंगा। मैं थोड़ा सा इस चर्चा में थोड़े से और महत्वपूर्ण विषयों को समझ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए रोड साहब, ठीक है, आपके सवाल आ गए, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, उसका जवाब मैं लेता हूँ। 1 सेकंड पहले, अभी मैं संजय जी का रुख कर रहा हूँ, ठीक है, सुरेश रोड जी, विधु रावल जी, एक सेकंड, एक करके, ठीक है, सुरेश रोड जी, रोड साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपने बहुत सारी बातें बता दी, अब एक करके उसका जवाब भी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उसका जवाब आ नहीं पाएगा। विधु रावल जी, 1 सेकंड, संजय जी, आप लोग बड़े महत्वपूर्ण कड़ी हैं चूंकि, और खासतौर से जब हम लोग उद्योगपतियों का जिक्र करते हैं, तो ये जो बजट और अंतरिम बजट, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? संजय जी, 1 सेकंड, रोड साहब, अरे सुरेश रोड साहब, हो गया भाई, आपकी बात आ गई, अभी मैं संजय जी का रुख कर रहा हूं। संजय जी, देश के प्रति कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो देखा, आप हमारे साथियों को अगर म्यूट करेंगे तो आगे सुरेश रोड साहब, आपकी बात आ गई आपकी। संजय जी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया, वित्त मंत्री की बात छोड़िए, और एक ये लोग हैं जो, अरे रोड साहब भाई, ठीक है, बात आ गई, अब और लोग को बोलने का मौका दीजिए, आपकी बात आ गई। 1 सेकंड, संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो देखिए, आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे उसका जवाब तो लेने दीजिए। सुरेश रोड साहब, आप सारी बातें बता देंगे, फिर जवाब नहीं आ पाएगा, इसलिए आपकी अभी तक जितनी बातें आई, पहले उसका जवाब आ जाए, माननीय वित्त मंत्री संजय काकरिया जी, हम उम्मीद करते हैं कि अपने करे गए वायदों पर, संजय जी, कल के बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कल के बजट में जिस तरीके से देश में अब गरीबी कम होती जा रही है और दिन पर दिन लोगों की आय बढ़ती जा रही है, तो मेरे को लगता है अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी काम हुआ है, साथ ही साथ चूंकि लोगों का जीवन स्तर दिन पर दिन सुधरता जा रहा है, तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर एक खासा ध्यान अब सरकार को देना होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में घरों की कीमतें काफी बढ़ी हैं, मतलब काफी बढ़ी हैं, जी, ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो गई है। तो बजट हाउसिंग और जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी उसमें कमी हो गई है अब बनने में, क्योंकि बजट हो गया काफी, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी उस पर अब कमी महसूस करने लगे हैं लोग कि अफोर्डेबल घर मिल नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को इस वाले बजट में खास तौर पर जो अफोर्डेबल हाउस है उस पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि मोदी जी का एक सपना रहा है कि सभी का अपना घर हो, तो उस तरफ एक विशेष ध्यान मेरे को लगता है हमें देना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी को लेके एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी मेरे को लगता है रह गई है। RRTS दिल्ली मेरठ का एक रूट है जो बन के तैयार हो गया है, दिल्ली अलवर, दिल्ली बहरोड, जो ये वाला रूट है, इस पर सही से काम हो नहीं पाया है, और इस पर भी जल्द से जल्द मेरे को लगता है सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही बेहतरी देश के लिए होगी, और तरक्की सभी रोडों से स्टार्ट होती है, और जहां सड़कें अच्छी होंगी, जहां कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो वहां पर देश तरक्की तेजी से कर पाएगा। हालांकि मैं कुछ आपको आंकड़े बता दूं, पिछले
2015-16 से और 2020-21 तक जहां पहले 30 लाख से ज्यादा की इनकम करीब 3.5 करोड़ लोगों की थी, वो इनकम अब बढ़ के करीब 5.5 करोड़ लोगों की हो गई है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 5 लाख से 30 लाख की जो इनकम का ब्रैकेट था 2015-16 में, वो 34 करोड़ लोगों का था, अब वो करीब 44 करोड़ लोगों का हो गया। और अनुमान है ये 2030-31 आते आते 71 करोड़ लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो नो डाउट कि जो भी अब तक डिसीजन लिए गए हैं मोदी सरकार। ठीक है, आपने लेकिन एक बेसिक बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खासतौर से कुछ चीजें ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, इन पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ा और समझूंगा। मैं अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, देखिए पॉलिटिकल बातें यहां पर होती रहेंगी, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे लगता है कि आप सबसे क्लियर और बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक तो कल के बजट से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंतरिम बजट है। दूसरा यह है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल जब तक पिटारा खोलेगा नहीं तब तक कुछ आदमी बता नहीं सकता। बस लोग अपने अपने थॉट्स रख सकते हैं कि एज्यूम कर सकते हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है अभी के जो पैरामीटर्स है उसको देखते हुए, और कल का बजट कैसा होगा? कल के बजट, जैसे आपने, नमस्कार जी, जैसे आपने कहा है कि कल का जो बजट है वो अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट जिसको हम बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन ईयर में ये बजट जो आता है उसको मैं बता दूं, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। मोस्टली बोर्ड ऑफ अकाउंट कहा जाता है इसको। इसमें गवर्नमेंट अपनी बहुत ज़्यादा स्कीम्स ओपनली नहीं लाती है, बिकॉज फुल बजट जो आएगा वो आफ्टर इलेक्शन आएगा, नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद आएगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि हमारे जैसे इनकम टैक्स के प्रावधान में कुछ आएगा, या इकोनॉमी के लिए हम बहुत करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिक्लेयर नहीं होगी, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और जहाँ तक एज ए इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूँ, आज हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आज हम वर्ल्ड में विश्व के एक अव्वल नंबर की एक इकोनॉमी उभर कर आ रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे प्रीवियस वक्ताओं ने बताया था कि हमारा जो जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, 7% प्लस के आसपास है। आज हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर हम देखेंगे, जो महंगाई की हम बात हमेशा करते रहते हैं, आज पूरे विश्व में महंगाई का दौर चल रहा है। जब से ये कोविड हुआ है 2020 से, तब से कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो वो डिस्टर्ब हुआ है। और आज भी हम देखें, पिछले 2 महीने देखें तो रेड सी में जो पर्टिकुलरली इजराइल अटैक के बाद, इजराइल और जो हमास का जो लड़ाई है, उसके बाद जो रेड सी में जो डिस्टर्बेंस हुई है, उसकी वजह से भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो जिससे तेजी बढ़ सकती है। और रही विश्व की अर्थव्यवस्था, अभी हमने देखा होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% के आसपास पहुंच गया है, जो कि अभी तक के 40 साल के रिकॉर्ड के हाई पर है। फिर भी अगर हम देखें तो इंडिया ने, भारत ने अपने इन्फ्लेशन रेट को मैनेज किया है और 5% के 5.5% के आसपास मैनेज किया है। आज हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, हमारे भारत में इंटरेस्ट रेट 6% है। आज अमेरिका में जो 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, आज वो भी 5% से ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, खासतौर से जब ये कोविड के बाद से, कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी ने एक सोचा है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, अपनी इकोनॉमी को चाइना से शिफ्ट करके कहीं ना कहीं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी में और जान आ रही है। मोदी जी का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2026 नहीं तो 2027 में वो कंप्लीट होना चाहिए। दिस वुड रीच दैट लेवल। और आज देखें, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है तभी स्टॉक मार्केट बड़े अच्छा चलता है। आज चाहे वो, अगर हम यूएस का मार्केट देखें तो यूएस का डाउ जोन्स है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। आज हम भारत का देखें शेयर मार्केट को, वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। आज जो भारत की कंपनियां हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग है, हर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों तरफ हमारी प्रोग्रेस हो रही है। तो आने वाले टाइम में मैं ऐसा मानता हूं एज इकोनॉमिस्ट कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो इकोनॉमी का जो लेवल है। अजय जी, क्योंकि अभी ये चर्चा थोड़ी सी और पॉलिटिकल हो जाएगी, इससे पहले मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाता हूं। अजय जी, मुझे एक चीज ये बताइए, चूंकि आपने कहा इंटरिम बजट है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा ऐलान हो जाए इसकी उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो आकर के फिर नई सिरे से नई पॉलिसीज के लिए उसका एलोकेशन करेगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आपने ये बताया कि ये पॉइंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, इस पर हम लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो ये जो बात बार बार कही जाती है कि खास तौर से गरीब तबका या लोअर मिडिल क्लास जो है वो थोड़ा परेशान रहता है इन्फ्लेशन को लेकर के। भले पैरामीटर्स पर हमको लग रहा हो कि हम स्टेबल हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर परेशान है। इसको कैसे देखें और क्या इसका कोई आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन सरकार निकाल सकती है? चैलेंजेस हमारी अर्थव्यवस्था के सामने अभी क्या है, अगर आप इसको बता पाए। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी इन्फ्लेशन क्या है कि बहुत सारी चीजें अभी हमारे हाथ में नहीं है। हम जैसे कच्चे तेल की बात करें तो कहीं ना कहीं हम 85% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम विदेशों पर डिपेंडेंट है। अगर आप देखें पिछले 2 साल में एक बहुत अच्छी चीज हुई है भारत के लिए, जो कि कच्चा तेल जो है, पहले हम गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते थे, अब हम बहुत सारा कच्चा तेल जो है वो रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और रसिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, रसिया के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं रसिया यूक्रेन वार के बाद से। लेकिन उससे क्या हुआ कि भारत को जो सप्लाई हो रही है वो लगभग 10 से लेकर $25 सस्ती सप्लाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लेशन उससे भी कंट्रोल हो रहा है। और रही बात एक खाद्य पदार्थों की, जो इन्फ्लेशन की बात है वो दिसंबर मंथ में काफी कम रहा है, लोएस्ट रहा है 5% के आसपास। तो इन्फ्लेशन पे हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ये किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। हम पॉलिटिकल मुद्दे में हम कुछ भी कह लें, आज भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एज कंपेयर टू वर्ल्ड, अगर हम पूरे विश्व से कंपेयर करें तो एक अच्छे लेवल पर मैनेज हुआ है, मेंटेन रह रहा है। इससे ज्यादा अभी हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी चीजें हमारी जो है जो हम विदेशों पर डिपेंड करते हैं। जी जी, ठीक है अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। विदु रावल जी, अब पॉलिटिकल जो सवाल आए थे कि आप लोगों ने जो वायदे किए थे उनको तो आप लोग पूरा कर नहीं पाए। आप कहाँ कहते हैं कि आपका एक तरफ तो आप अर्थव्यवस्था की ऐसी इमेज बताते हैं, दूसरी तरफ आप रोजगार नहीं देते हैं लोगों को, महंगाई से लोग परेशान है, बहुत सारी बातें यहाँ पे रोड साहब ने उठाई। जवाब दीजिए विदु जी। देखिए, ये सब कुछ हम तब कर पा रहे हैं जो मैंने जब अपने पहले सेक्शन के अंदर जो हमने सेहत बताई, जो बजट हमारी अर्थव्यवस्था की जो सेहत है उसके बारे में बताया। ये हम सब तब कर पा रहे हैं जब इस सरकार ने विशेष रूप से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विश्वास, यानी पूंजीगत निवेश पर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत खास विशेष जो है ध्यान दिया। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब आज प्रतिदिन हमारे जो हाईवे बनाने की जो गति है वो 38.6 किलोमीटर प्रतिदिन के हाईवेज बन रहे हैं। अगर हम पिछले यूपीए के शासनकाल की बात करें तो 2.2 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे थे। अब ये 2 किलोमीटर से बढ़कर 38 किलोमीटर बनना, यानी 19 गुने का जो इंक्रीज हुआ है। अब ये इसमें युगांडा से तो आकर लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई मंगल ग्रह से तो आकर काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा जो ईपीएफओ की बात करते हैं, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, वो अपने आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा, हमने पिछले जो साल का रिकॉर्ड किया 17.08 लोग, यानी 17,08,000 लोगों ने, नए लोग जो हैं उसमें रजिस्टर हुए। और ये एक मोटा एक अनुमान रहा है, पहले से रहा है। नीति आयोग का जब नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में, उन दिनों से था कि केवल 15% लोग ही जो है जो एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, केवल वही लोग जो हैं वो ईपीएफओ में अपने आप को दर्ज करते हैं। तो इसमें भी अगर आप 17 लाख का कर रहे हैं और उसका 15% देख रहे हैं तो आपका मोटा फिगर जो है 23 से 24 करोड़ नए जो रोजगार अवसर उत्पन्न करने की बात है वो आती है। जब 10 साल पूरे नहीं हुए और 23 से 24 करोड़ नए रोजगार अवसर आप पैदा कर रहे हैं, तो आपके 2 करोड़ वाला जो आप कांग्रेस को बहुत अच्छा लगता है अपने प्रकार के लोगों को पैसे देकर इकट्ठे कर लेना और उनके बीच में भाषण देकर कहना, तो 2 करोड़ के हिसाब से तो 20 करोड़ बनना चाहिए। यहाँ जो आंकड़े बता रहे हो तो 23 करोड़ से अधिक बता रहे हो, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ईपीएफओ के आंकड़े हैं जो नए लोगों ने वहां पर अपना ईपीएफओ अकाउंट्स बनाए हैं। इसके साथ साथ ये कब कर पा रहे हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम जो है, यानी कोई गरीब अगर जो है बीमार पड़ता है तो उसको अपने इलाज का खर्च करवाने की आज चिंता नहीं है, उसके इलाज का चिंता जो है मोदी सरकार करती है और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार करती है। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी जो है हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, ये हम लेकर आए हैं। आज किसी को जो है भूखे पेट सोने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का सरकार ठीक है फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई थी, लेकिन 29 करोड़ 30 लाख लोगों के करीब को राशन दे रही थी। आज 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन गारंटेड दिया जा रहा है। अब इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता एक नया नैरेटिव चला देंगे, बोले जी 82 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया। अरे भाई, हम दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया था उस समय, बड़ी तल्ख टिप्पणियां की थी कांग्रेस की सरकार पर, मनमोहन जी की सरकार पर, कि भाई जो राशन आपका जो बफर स्टॉक्स में और जिस प्रकार से आपके जो भंडार हैं वहां पर खराब हो जाता है, उसकी बजाय गरीब लोगों में क्यों नहीं बांट देते।
वो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, उस काम का सौभाग्य भी हमें मिला। हम उनको आश्वस्त किया हुआ है कि आपको भूखा नहीं सोने देंगे, आपको किसी प्रकार की हेल्थ की आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगे, आपके सिर पर घर होगी। अब ये बहुत, एक पैनलिस्ट ने एक सवाल भी उठाया था, आप जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 4 करोड़ से अधिक लोगों को उनके घर पर हमारी सरकार द्वारा, मोदी जी की सरकार द्वारा जो है उनको उनके सिर पर छत देने के बाद बात कर रहे हैं, उनको उन गरीब लोगों को जो है कर पाए हैं। और जैसे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से दोनों स्कीम्स है, यानी शहरी जो घर देने की बात है और ग्रामीण अंचल में देने की बात है, वो अपने आप रिकॉर्ड हाई दे पा रही हैं। इसके अलावा मैंने अपने पहले सेक्शन में भी किस प्रकार से बताया था। विदु जी, एक चीज और थोड़ा सा इसमें मिसिंग हो जाती है, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल चर्चा में हम लोग पड़ जाते हैं। देखिए, जो गरीब तबका है उसके लिए भी आप लोग गवर्नमेंट के तौर पर हम लोग देखते हैं बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि जो बड़े उद्योगपति हैं भाई, तो विपक्ष भी आरोप लगाता रहता है कि आप लोग उनके लिए बहुत बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करता है, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसको निराशा हाथ लगी, कहीं टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होता या उसको कोई राहत के तौर पे नहीं मिलता कुछ, या कोई चीजें सस्ती नहीं होती, तो वो परेशान रहता है। उनके लिए क्या किया विशेष इस सरकार ने और उनके लिए क्या हो सकता है अभी इस बजट में? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि पहला जो ओल्ड टैक्स स्लैब्स थे उससे नए टैक्स स्लैब में बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, जबकि हमने ओल्ड जो टैक्स स्लैब्स थे उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात हो, चाहे बात हो उनके जो लिमिटेशंस जो है बढ़ाने की, इनकम टैक्स लिमिट्स को बढ़ाने की, जहां तक बात है, दोनों को हमने जो है मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ाया है। इसके बाद भी जो है हमने नया टैक्स स्लैब भी लिया और बहुत सारे लोगों ने पसंद करके ओल्ड टैक्स स्लैब से नए टैक्स स्लैब में बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है और किस प्रकार से प्रति एक जो इनकम टैक्स रिटर्न देने वाला व्यक्ति है उसकी जो एवरेज देख रहे हैं वो 2014 से लगभग जो है 70% पर हम लेकर आए हैं। यानी कि लोगों पर टैक्स का बोझ कम कैसे हो पाया, जब ज्यादा लोगों को आपने उस फोल्ड पर लेकर आए। लेकिन जब हम बात करते हैं 70,000 किलोमीटर सड़क बनाने, नेशनल हाईवेज बनाने की, तो इसको मिडिल क्लास ही उपयोग कर रहा है। 500 किलोमीटर की जब हम मेट्रो नया बनाए गए हैं, 500 किलोमीटर के नए मेट्रोज इन 10 साल में ऐड हुए हैं, तो वो जो है उसको कौन उपयोग कर रहा है? उसको मिडिल क्लास ही उपयोग कर रहा है। किस प्रकार से मुद्रा लोन के तहत जब 45 करोड़ के मुद्रा लोन दे रहे हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट लेने वाला और एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो लोग हैं वो कौन से सेक्शन से आते हैं? मिडिल क्लास से आते हैं। जब हम 220 करोड़ जब कोविड वैक्सीन दी और मुफ्त में दी, दुनिया में सबसे अधिक, और ये लोग कहा करते थे, आशंका जताया करते थे कि क्या कर पाएंगे, तो ये कौन कर पाया? ये इसमें बहुत हद तक मिडिल क्लास लेकर आए हैं। 10,000 जन औषधि केंद्र की बात हो, चाहे हर घर नल, लेकिन आप आय दोगुनी कर पाए क्या? ना तो किसानों की कर पाए, ना लोगों की आय दोगुनी कर पाए। ये भी सवाल रोड साहब ने उठाया। ये इसलिए जायज नहीं है क्योंकि एक समय हुआ करता था, हर सेशन दर सेशन जो है विपक्ष इसी चर्चाओं में, और विपक्ष में उस समय हम भी होते थे, कभी कांग्रेस भी होती थी, ये चर्चा होती थी कि किसान आत्महत्या कर रहा है। क्या इन पिछले कुछ सालों में इस तरह की चर्चाएं हमने किसान आत्महत्या करने वाली की है? एक अनुमान के मुताबिक 1991 से लेकर 2011 जो बीच के 3 सेंसेक्स थे, उसमें 1 करोड़ लोगों ने खेती को छोड़ा था। हम 2014 में सत्ता में आए और पहली कलम से जो पहला हमने काम किया वो किया उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की महत्वपूर्ण 3 सिफारिशों को लागू करने के लिए, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा, वो लिख कर गए थे 2010 में कि नहीं कर सकते, ये अव्यवहारिक है। हमने आते ही किसान की जो एमएसपी है उसमें 50% का जो उसके खर्च का लाभांश है उसको जोड़कर एमएसपी किया। कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, हमने किया। आज हरियाणा में हम 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड तौर पर जो है दुनिया देश के अंदर सबसे अधिक अगर हम जोखिम फ्री खेती कर रहे हैं और सबसे अधिक मुआवजा दे पा रहे हैं। फसल बीमा योजना के तहत आज करीब जो है 7,000 करोड़ रुपए के करीब जो है किसान को क्लेम दे चुके हैं, और उससे अतिरिक्त जो है 5,000 और करोड़ के करीब जो है जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट है वो दे पा रहा है। तो जोखिम फ्री खेती का जो एक स्वप्न हुआ करता था, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, एक स्वप्न था कि हर व्यक्ति की भाई कारोबारी का कारोबार जो है वो इंश्योर्ड है, हर व्यक्ति का जीवन तक इंश्योर्ड है, व्हीकल तक इंश्योर्ड है, किसान की खेती इंश्योर्ड क्यों नहीं होगी? इसका भी विरोध किया इन लोगों ने, इसके बावजूद जो है किसान को उसका लाभ हुआ है। जब हम ये लाभ पहुंचा पा रहे हैं, आज फसलों का रेट अगर देख लें तो लगभग दुगने हो चुके हैं उसमें, और ये कब जब उसका जोखिम भी आधा कर दिया और उसको कहीं पर उसका खराबा हुआ तो रिकॉर्ड तौर पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ जो है मनोहर लाल सरकार दे रही है। रोड साहब जी, मैं शुरुआत करता हूं। जो SC ST OBC छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी,
बढ़ाने की बजाय पुरानी वाली भी बंद कर दी। उम्मीद रखते हैं कि कल के बजट में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीजें हैं किसी भी देश के विकास के लिए, इस पे ध्यान दें। हम एक दिन पहले ही नहीं कहते कि ये नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक 9 साल के शासन में पूर्ववर्ती छात्रवृत्ति को बंद करने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, कोविड के बारे में मेरे प्रिय साथी काफी कुछ बता रहे थे। इस हिंदुस्तान के लोगों ने 1947 की मार काट के बाद पहली बार बिना साधन के मजदूरों के छाले पड़े हुए पांव के साथ अपने घर तक, अपने आसियाने तक जाते हुए देखा गया शहरों से, जो पलायन हुआ। आप किसी को बस सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिलवा पाए, आप कहते हैं कि आपने उनकी जिंदगी पलट दी। सड़क के क्षेत्र में जरूर देखो, हाईवेज बने हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे एक समय जमीन अक्वायर होती थी, तो उसमें काम हुआ है। नितिन गडकरी जी को हम बधाई देते हैं। सच्चाई को कबूल करने में कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, हम देश का विकास चाहते हैं। और गडकरी जी इस सरकार की जो विकास की रिपोर्ट है उस पर क्या बयान देते हैं, ये मीडिया के साथी और जो सिंघल साहब है, चार्टेड अकाउंटेंट, बड़े सीनियर हैं, तो वो भी जानते होंगे कि खुद विकास करने वाले, हाईवेज का निकालने वाले गडकरी जी क्या बोलते हैं मोदी सरकार के कामकाज के बारे में, यानी वो भी खुद संतुष्ट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि काले धन की बड़ी बात की गई थी 2014 में कि काला धन लेके आएंगे और इतने पैसे बांट देंगे, 15-15 लाख। काले धन के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। ये अंतरिम बजट है, लास्ट है, तो उम्मीद रखते हैं कि अगर वो काला धन आ गया हो तो उसके बारे में भी, वो 15 लाख के बारे में भी बता दें तो बीजेपी के साथ। काले धन के लिए तो जब कार्रवाई होती, ईडी कार्रवाई करती, तब आप लोग कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। भाई काला धन सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि विदेशों में पड़ा, देश में भी बारे में बात की। देखिए बहुत अहम बात इन्होंने की विदु रावल जी ने, मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। खेती के नाम से हिंदुस्तान में आजादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला हुआ तो बीमा, फसल बीमा योजना थी। उसमें मुझे परसेंटेज का आइडिया है, 5 या 6% ही बीमा की राशि किसी ने ली है, और प्रीमियम उससे मतलब 100% गया तो 5-6% मिली। इतना बड़ा घोटाला फसल बीमा योजना के नाम से जो हुआ, किसानी के नाम से, खेती के नाम से, किसानों के नाम पर ऐसा करनी, इससे पता लग जाता है। और दूसरा एक और, तीन काले कृषि कानून की जो बात की, इन्होंने कहा कि हमने 3 कानून पास किए। वो 3 काले कानून पास किए, कांग्रेस के सांसदों को लोकसभा से निरस्त करके बाहर निकालकर फिर इन्होंने चुपचाप पास कर लिए। और उन 3 काले कानूनों के लिए इन्होंने कहा किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। अरे आपके राज्य में तो 1000 के लगभग किसानों ने 1 साल तक बॉर्डरों के ऊपर दम तोड़ा है, और सहनशल ने कभी ये भी नहीं हुआ कि एक हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी के कहने पे श्रद्धांजलि भी दे दे किसानों के साथ जो सलूक आपने किया, कभी मुगलों के समय में प्रोफेसर विदु रावल जी हुआ होगा। इस सरकार ने चुन के किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया। मेरे पुंडरी हल्के के गांव पाई में अभी 2 दिन पहले शहीदी दिवस था उस लड़के की, 19 साल का बेटा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। क्या मांगा था उन्होंने? एमएसपी का रेट, और आप कह रहे हो कि आपने एमएसपी दे दिया। आपने दे दिया कहां पर? जो 2-2, 4-4 किलो जो अनाज होता है उन फसलों पे। अरे हरियाणा में जीरी और गेहूं की फसल होती है, उस पे आप दे नहीं रहे। जो चीज होती नहीं उसका आप कुछ भी बोलते रहो। आप युगांडा की बात कर रहे हो, आप किसी दूसरे देश में देते हो जाके। हम ये कह रहे 3 काले कृषि कानूनों को पास करने वाली सरकार, 1000 किसानों ने बॉर्डरों के ऊपर दम तोड़ दिया। इतना बड़ा आंदोलन विश्व में नहीं हुआ, फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रही है बात, आपने कौन से काले कानून पास किए थे। हम मान लेते हैं कि अगर आपके कानून सही होते तो उसमें जमाखोरी को क्यों इंप्लीमेंट किया गया? आपने अदानी अंबानी जैसे लोगों को उन 3 काले कृषि कानूनों में सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है वो जमाखोरी को दोबारा से ओपन किया। आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जमाखोरी पे बैन लगाया था कि गरीब व्यक्ति को पेट भरने के लिए कम से कम अन्न मिलता रहे, और उद्योगपति या बड़े लोग, अमीर लोग इसकी जमा करके स्टॉक करके अपने मनमाने मार्केट के रेट तय ना करे। यह हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि 3 काले कानूनों के द्वारा चुपचाप जमाखोरी को खुला कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? हिमाचल में 150 और 250 रुपए पहुंच गया, क्योंकि जो पूरी क्रॉप थी, पूरी फसल थी, जब से आता है तो अदानी अंबानी के लोगों ने ले लिया, अपने गोदामों में बंद कर दिया। और जब उस गोदाम का दरवाजा तब खोलते हैं जब मार्केट में उस वस्तु की, उस फल की, उस अन्न की जरूरत महसूस होती है, फिर मनमाने रेट लेते हैं। छोटे दुकानदारों के आपने शटर बंद करा दिए, दरवाजे बंद करके छोटी दुकानदार, छोटे दुकानदार गाँव छोड़ कर चले गए। आपने बड़े बड़े स्टोर खोले। आप कंपनियों के आंकड़े दे सकते हैं,
क्योंकि आपकी सरकार कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही है। आपकी सरकार में मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का, SC ST का, OBC का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। और ये तो 2004 चला रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां उठ रहे हैं। आपकी सरकार प्रशासन पे है, आपकी सरकार मार्केटिंग पे है, आपकी सरकार एडवर्टाइजिंग पे है, आपकी सरकार वादे किए गए निभाने के ऊपर। मुझे लगता है कि अब कौन सी सरकार सिर्फ वायदों पर है या एडवर्टाइजिंग पर है ये हम जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन कल का इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं, लेकिन अंतरिम बजट है तो देखना यह है कि सरकार अंतरिम बजट में क्या कुछ लेकर के आती है, और उसके बाद सीधे चुनाव है और चुनाव के बाद देखना यह होगा कि ये जो बजट है वो इस चुनावों पर कितना इंपैक्ट डालता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।